Hello students, MBS Pharma Academy welcomes you in today's lecture, which is based on theory question of second sem organic chemistry 1 subject. The question which I am going to discuss with you have come in previous year's papers, which will help you people in exam to analyze the demand of paper. If you want more questions with detailed answer, so please like and share my video and subscribe the channel as well. So let's start. डिस्कस एंटी मार्कोनिकोफ रूल विद सुटेबल एग्जाम्पल। एंटी मार्कोनिकोफ रूल को एग्जाम्पल के साथ इसमें डिस्कस करना है। आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। एंटी मार्कोनिकोफ रूल अमेरिकन केमिस्ट ने डिस्कवर किया था, जिनका नाम था MS खराश इन 1933 में। उन्होंने ये अपनी रूल दिया था। एंटी मार्कोनिकोफ रूल में क्या होता है, उन्होंने क्या बताया था कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr ऐड होता है। वो कैसे ऐड होता है वो देखते हैं। द हाइड्रोजन विल बी एडेड टू द कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। HBr का H अनसिमेट्रिकल रिंग में उस डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, और HBr का Br उस डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होगा जिस पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ये रिएक्शन मैंडेटरी है कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ही ये रिजल्ट मिलेंगे। तो अब इसको हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जब प्रोपाइलिन रिएक्ट करती है HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, द मेजर प्रोडक्ट विल बी एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। ये प्रोपाइलिन का स्ट्रक्चर है, इसके साथ HBr की एडिशन होनी है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो अकॉर्डिंग टू द रूल कि इस HBr का जो H है वो उस कार्बन पर अटैच होगा जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो इस पे ये वाला H इस कार्बन पर अटैच हो जाएगा, और Br उस कार्बन पर अटैच होगा जिस पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। तो Br यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं इसको, CH3 यहाँ पर दो हो गए ना, एक ये वाला इसका H यहाँ लग गया, तो CH3 एक H 2H, तो यहाँ पे CH2, ये CH2 और फिर Br। तो हमें जो मेजर प्रोडक्ट मिला एन प्रोपाइल ब्रोमाइड मिला। नाउ पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट ये एंटी मार्कोनिकोफ रूल का बेसिकली दूसरा ही नाम है, बिल्कुल सेम इसकी डेफिनेशन है, बस थोड़ा सा समझाने का तरीका अलग है। पेरोक्साइड इफेक्ट में क्या होता है कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr का एडिशन होता है एल्कीन्स में, जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स होती हैं उसमें HBr का एडिशन होता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोफ रूल। इस पूरे फिनोमिना को पेरोक्साइड इफेक्ट कहा जाता है। बस द एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड टेक्स अ कोर्स ऑपोजिट टू दैट सजेस्टेड बाय मार्कोनिकोफ रूल। इस लाइन का मतलब थोड़ा समझते हैं डीपली जाके। मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इस रिएक्शन में एडिशन करेंगे HBr का, तो क्या हमें रिजल्ट मिलेगा कि जो ब्रोमीन होगा वो वहाँ अटैच होगा जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, और हाइड्रोजन ये वाला उस कार्बन पर अटैच होगा जहाँ पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा और यहाँ CHBr हो जाएगा। तो एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग तो हमें रिजल्ट मिलेगा CH3 CH2 CH2 ये Br, ये एंटी मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो आप देखो इसका आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि जो Br यहाँ पर अटैच हो रहा था वो मार्कोनिकोफ में सेकेंड वाले कार्बन पे हो रहा है। तो यही डिफरेंस है। उसने यही बात कहा है कि मार्कोनिकोफ रूल के उलट हमें रिजल्ट मिलता है एंटी मार्कोनिकोफ रूल में। बस इस लाइन का यही मतलब है। मैकेनिज्म। प्रोपाइलिन रिएक्ट करता है HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड बाय अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इससे कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में क्या होता है कि पेरोक्साइड डिसोसिएट होता है टू एल्कोक्सी फ्री रेडिकल। ये पेरोक्साइड का एक जनरल फॉर्मूला है ROOR।
और पेरोक्साइड का एक एग्जांपल है जो H2O2 है, जिसको हम जनरली यूज़ करते हैं अपने रिएक्शंस में। और भी हैं लेकिन ये जनरली यूज़ होता है, तो इसको हमने दिखा दिया, ये एक एग्जांपल है। तो जनरली जो ROOR है ये एल्कोक्सी फ्री रेडिकल में टूट जाएगा और ये देगा हमें 2RO फ्री रेडिकल। अभी जो एल्कोक्सी फ्री रेडिकल है स्टेप 2 में HBr पे अटैक करेगा और HBr से H ले लेगा और अल्कोहल फॉर्म कर देगा और ब्रोमीन फ्री रेडिकल अलग हो जाएगा। अब स्टेप 3 में ब्रोमीन फ्री रेडिकल प्रोपाइलिन पे अटैक करेगा दो तरीके से। एक तो वो उस कार्बन पे, अगर वो पहले उस कार्बन पे अटैक करता है जिस पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो वो प्राइमरी फ्री रेडिकल फॉर्म कर देगा, और अगर वो उस कार्बन पे अटैक करता है जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है तो वो सेकेंडरी फ्री रेडिकल फॉर्म कर देगा। क्योंकि बात यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव की हो रही है, तो एंटी मार्कोनिकोव में तो ब्रोमीन होता ही उस कार्बन पे अटैच है जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा हो, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ज़्यादा हाइड्रोजन है, यहाँ पर ब्रोमीन इसी पे अटैच होगा। ये भी बनता है लेकिन स्टेबल नहीं होता है। और मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग जो स्टेबिलिटी है फ्री रेडिकल्स की वो है टर्शरी, फिर उससे कम सेकेंडरी, फिर उससे कम प्राइमरी। तो इस केस में जो मोर स्टेबल है वो है सेकेंडरी फ्री रेडिकल, ये वाला। स्टेप 4 में क्या होगा कि अब जो ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ है ये अटैक करेगा HBr मॉलिक्यूल पे दोबारा से टू फॉर्म एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए एंड ब्रोमीन एटम। ये देखो, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल जो हमने भी फॉर्म हुआ था ये स्टेप 4 में जाकर HBr पर अटैक करेगा, HBr से H ले लेगा और वो H यहाँ पर अटैच हो जाएगा जिससे N प्रोपाइल ब्रोमाइड हमें मिलेगा और ब्रोमीन एटम हमें मिल जाएगा। तो हमारा जो डिज़ायर्ड आंसर है वो है N प्रोपाइल ब्रोमाइड हमें मिलना था, वो हमें मिल गया। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म हमें बताना है। पहले समझते हैं कि एल्डोल क्या है। एल्डिहाइड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो सेल्फ एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस टू फॉर्म प्रोडक्ट कॉल्ड एल्डोल। जो एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करते हैं वो सेल्फ एडिशन में जाते हैं, बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसको हम एल्डोल कहते हैं। ये देखिए, ये एसिटल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड का एक एग्जाम्पल है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन की हमने बात करी थी। अल्फा हाइड्रोजन होता है कि फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला जो कार्बन है उस पर जितने हाइड्रोजन लगे होंगे उनको हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे और उस कार्बन को हम कहेंगे अल्फा कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन है जो कंटेन करता है अल्फा हाइड्रोजन को। तो ये सेल्फ एडिशन में जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ बेस विद सेम मॉलिक्यूल, विद सेम अनदर मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड, एंड वी विल गेट 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। द टर्म एल्डोल इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स एल्डिहाइड एंड अल्कोहल। जो एल्डोल टर्म है वो डिराइव करी गई है फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड अल्कोहल। एल्डोल कैसे बना है? एल्डिहाइड से हमने ले लिया ALD और अल्कोहल से ले लिया हमने ओल, तो इसने हमें दे दिया एल्डोल। ऐसे मिलकर हमारी ये टर्म बनी है एल्डोल। क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट एल्डोल जो हमें प्रोडक्ट मिलता है रिएक्शन के बाद, उसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एल्डिहाइड भी और अल्कोहल भी। कैसे? ये हमारा एल्डिहाइड है और ये हमारा अल्कोहल है, तो इससे मिलके हमको मिला एल्डोल। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोडक्ट कंटेन अल्फा बीटा कार्बन। अब जो हमें एल्डोल प्रोडक्ट मिला है, ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट है ये अल्फा बीटा कार्बन कंटेन करता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस प्रोडक्ट में अटैच होता है सिर्फ बीटा कार्बन पर। अब इस लाइन को समझते हैं। मैंने पहले कहा था कि एल्डिहाइड ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसके साथ वाले कार्बन को कहते हैं अल्फा और उससे अगले कार्बन को कहते हैं बीटा कार्बन। तो हमारी लाइन है कि प्रोडक्ट कंटेन करता है अल्फा बीटा कार्बन
अल्फा बीटा कार्बन कंटेन करता है। ये लाइन समझ में आ गई। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज ऑलवेज अटैच टू द बीटा कार्बन, और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो हमेशा बीटा कार्बन से अटैच होगा। तो ये लाइन भी क्लियर हो गई। एग्जाम्पल पे आते हैं। 2 molecules of acetaldehyde combine with each other in the presence of dilute NaOH to form 3-hydroxybutanol। 2 मोलिक्यूल एल्डिहाइड के कंबाइन होंगे, 2 मोलिक्यूल एल्डिहाइड के कंबाइन होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH टू फॉर्म 3-hydroxybutanol, जो एक एल्डोल प्रोडक्ट है। अब हम इसके मैकेनिज्म पे आते हैं, मैकेनिज्म समझाते हैं। द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है एंड इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। इसमें कुछ स्टेप्स हैं, उनको हम देखते हैं हम। स्टेप वन में इनोलेट आयन फॉर्म होगा। स्टेप वन में इनोलेट आयन हमने बताया था कि फॉर्म होगा, तो वो क्या है, जैसे बेस है NaOH या KOH हम यूज़ करते हैं, या KOH। अब हमने अगर हम NaOH को लेते हैं तो NaOH ब्रेक हो जाएगा Na प्लस में, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। अब ये जो OH नेगेटिव है ये अटैक करेगा एसिटल्डिहाइड या एल्डिहाइड के अल्फा कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन पर। मतलब कि ये जो OH है ये अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और अपने साथ वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में इसको ले जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा। वाटर मॉलिक्यूल ये बन गया। अब जो बच गया, यहाँ जो बच गया उसको हम बोलते हैं इनोलेट आयन। स्टेप 2, अभी जो इनोलेट आयन है ये अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन पर ऑफ अनदर अनआयोनाइज्ड एल्डिहाइड मॉलिक्यूल। इस लाइन का क्या मतलब है, ये हमारा इनोलेट आयन है जो यहाँ फॉर्म हुआ, ये सेम एल्डिहाइड, हमने डेफिनेशन से बताया था कि सेम एल्डिहाइड लेंगे दोबारा, तो हमारा ये सेम एल्डिहाइड है। कार्बोनाइल कार्बन, इसने ये वर्ड कहा है कार्बोनाइल कार्बन। कार्बोनाइल कार्बन क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप होता है हमारा C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप होता है। तो ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है। इस कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन है उसको हम कहेंगे कार्बोनाइल कार्बन। यहाँ पर ये वाला कार्बन कार्बोनाइल कार्बन है। तो इनोलेट आयन इस कार्बन पर अटैक करेगा जिससे यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हमारे ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और आफ्टर द रिएक्शन हमें मिलेगा ये वाला प्रोडक्ट जिसमें O नेगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट है। अभी जो नेगेटिव ऑक्सीजन है प्रोडक्ट में, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल से। कैसे करता है वो देखते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट है जो हमें स्टेप 2 में हमें मिला था, ये हमारा इतना वो प्रोडक्ट है, ये देखो। और वाटर मॉलिक्यूल से हमने बताया कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, तो HOH हमने ये इसको अलग करके दिखाया है ताकि समझने में आसानी हो। ये जो O नेगेटिव है ये यहाँ से H ले जाएगा अपने साथ और अपना प्रोडक्ट पूरा कर लेगा, और हमें मिलेगा 3-hydroxybutanol जो एक एल्डोल है। और जो रह गया OH नेगेटिव वो ये रिएक्शन में। ये हमारा मैकेनिज्म पूरा हो गया है। इसके साथ साथ कुछ और भी बातें हैं वो क्लियर होनी ज़रूरी हैं जो आंसर की डिमांड है। एल्डोल आर इजीली डिहाइड्रेटेड आइदर बाय हीटिंग और बाय ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। इस लाइन का मतलब ये है कि एल्डोल ईजिली डिहाइड्रेट हो जाता है अगर हम उसको हीट करेंगे या फिर हम उसको डाइल्यूट एसिड के साथ उसको हम ट्रीट कराएंगे, और डिहाइड्रेट होने के बाद वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड फॉर्म कर देता है। तो हम इसको एग्जांपल समझते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। ये हमारा प्रोडक्ट है जो हमें यहाँ से मिला 3-hydroxybutanol, हमने सेम लिया है समझाने में आसानी हो इसलिए। ये हमारा प्रोडक्ट है। अब क्या हुआ कि जब हमने इसको हीट कर दिया, हीट करने पर ये जो H था हमारे पास, ये वाला H, ये वाला OH, ये ब्रेक हो जाएगा और H2O की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। और बाहर आ गया तो इस वाले कार्बन पे इस वाले कार्बन पर दोनों पर एक एक वैलेंसी फ्री हो गई। तो अब कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है बाय शेयरिंग। तो क्या हुआ, एक बॉन्ड यहाँ पर बन गया, डबल बॉन्ड। तो इसने क्या बनाया, 2-butanol। तो अब देखिए
एल्डोल आर इजीली डिहाइड्रेटेड आइदर बाय हीटिंग और बाय ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड। जब हमने इसको हीट किया तो इसने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बना लिया। अल्फा बीटा से मतलब इसलिए है क्योंकि ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है, सॉरी एल्डिहाइड ग्रुप है ये हमारा। इसके साथ देखिए कि अल्फा और बीटा दोनों कार्बन के बीच में अनसैचुरेटेड बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, इसीलिए यहाँ कहा गया है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट पॉइंट, कीटोन भी मतलब एल्डोल कंडेंसेशन में जाते हैं यदि अगर उनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो तो। जिन कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा और कीटोल्स फॉर्म कर देगा। उनके प्रोडक्ट को हम जनरली कीटोल्स कहेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं, 2 molecules of acetone combine with each other in the presence of barium hydroxide to form 4-hydroxy 4-methyl 2-pentanone, या इसका नेम हम डाईएसीटोन अल्कोहल भी कहते हैं। इसने कहा है कि 2 एसीटोन के मोलिक्यूल कंबाइन होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड और डाईएसीटोन अल्कोहल फॉर्म कर देंगे। इसको हम कीटोल्स भी कह सकते हैं इस प्रोडक्ट को। अब वही बात कि कीटोन्स भी ये मतलब डिहाइड्रेशन शो करते हैं। कीटोल भी इजीली डिहाइड्रेट हो जाएंगे बाय हीटिंग और बाय ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स। ये देखो यहाँ से जो हमारा ये हमने सेम प्रोडक्ट लिया है डाईएसीटोन अल्कोहल। जब हम इसको हम डाइल्यूट एसिड के साथ हीट कराएंगे, ट्रीट कराएंगे, तो ये जो H2O है, ये H और ये OH, H2O हो गया, ये बाहर आ जाएगा, जिससे यहाँ पर इन दोनों कार्बन पर वैलेंसी मतलब शो होएगी और ये फिर अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे और हमारा प्रोडक्ट हमें मिलेगा कैसे, किस फॉर्म में, मेसिटाइल ऑक्साइड की फॉर्म में, या इसको हम कहते हैं 4-methyl 3-pentene 2-on। कैसे, 1 2 3 4 4-methyl 3-pentene 1 2 3, तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है 3-pentene और 2-on 1 2 2-on कीटोन, ये ऐसे। तो हमें मिला मेसिटाइल ऑक्साइड। थर्ड क्वेश्चन, डिस्कस ब्रीफली द बेसिसिटी ऑफ अमीन्स बाय टेकिंग सुटेबल एग्जाम्पल। अमीन्स की बेसिसिटी के बारे में पूछ रहा है एग्जाम्पल के साथ। अमीन्स की डेफिनेशन पहले देनी चाहिए हमें ताकि क्लियर हो अमीन्स होता क्या है। अमीन अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम्स। अमीन जो अमोनिया होता है वो होता है NH3, मैंने यहाँ दिखाया भी है। इसको हम और अच्छे से दिखाएं तो ये हमारा अमोनिया है और ये इस पे H अटैच हैं सारे। अगर हम इनमें से एक H हटाते हैं और यहाँ पर लगाते हैं R ग्रुप तो हमें मिलेगा प्राइमरी अमीन। अगर हम यहाँ से 2 H हटा के रिप्लेस करके यहाँ पर लगाते हैं 2 एल्काइल ग्रुप तो हमें मिलेगा सेकेंडरी अमीन। यहाँ पर अगर हम तीनों हाइड्रोजन हटा के अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं तो हमें मिलेगा टर्शरी अमीन। ये इसकी बेसिक नॉलेज थी। अब हम इसकी बेसिसिटी के बारे में बात करते हैं। अमीन जो होते हैं वो नेचर वाइज बेसिक होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके जो नाइट्रोजन होता है, अमीन का जो नाइट्रोजन होता है उनके पास लोन पेयर होता है जिसको वो प्रोटॉन या लेविस एसिड के साथ बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ करता है। इसलिए अमीन एसिड के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है सोल्ट फॉर्मेशन कर लेता है। इसको रिएक्शन पे देखते हैं। ये हमारा अमीन था, इस पे लोन पेयर है जो HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट करने के बाद इसने सोल्ट फॉर्मेशन कर लिया। ये देखो Cl भी अटैच है और एक H इस पे हो गया, इसमें इसने H को भी अटैच कर लिया। तो हमें जो रिएक्शन का मिला एल्काइल अमोनियम क्लोराइड। अब आते हैं बेसिसिटी कांस्टेंट। बेसिसिटी कांस्टेंट समझने के लिए कुछ थोड़ा सा बेसिक है इसका भी, वो समझते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जितने भी हैं जैसे NaOH या KOH, ये एक्वा सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। लेकिन जो अमीन्स हैं ये वीक बेस होते हैं और ये पार्शली आयनाइज होते हैं एक्वा सॉल्यूशन में और इक्विलिब्रियम बना लेते हैं, मतलब आयनाइज और अनआयनाइज फॉर्म के साथ
जिससे जो रिएक्शन हमें मिलती है वो इस तरीके की मिलती है। RNH2 ये हमारा अमोनिया मीन्स है, ये वाटर है जब रिएक्ट कर रहा है, एक्वा सोल्यूशन जब रिएक्ट कर रहा है, तो इसने क्या करा कि RNH3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये इसने इक्विलिब्रियम सिचुएशन फॉर्म कर ली। नेक्स्ट पॉइंट, द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb, जिसको हम बेसिसिटी कांस्टेंट कहते हैं। मतलब कितने हद तक आयनाइजेशन होगा वो डिस्क्राइब किया जाता है एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के द्वारा, जिसको हम Kb कहते हैं, और जिसका नाम है, इसी का नाम है बेसिसिटी कांस्टेंट, जो हेडिंग थी हमारे टॉपिक की। बेसिसिटी कांस्टेंट को हम डिफाइन करते हैं कि ये कॉन्सेंट्रेशन होता है आयनाइजेशन, जो हमारा प्रोडक्ट हमें आयनाइज फॉर्म में मिला है उसकी कॉन्सेंट्रेशन का। ये देखो हमारा जो रिएक्शन थी वो ये थी ना, RNH2 प्लस H2O गिव्स RNH3 पॉजिटिव, N के ऊपर था ये पॉजिटिव चार्ज, प्लस OH नेगेटिव। तो हमारा जो प्रोडक्ट था इसने क्या कहा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ आयोनाइजेशन इन मोल्स पर लीटर, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन तो ये वाला आएगा RNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव बाय, ये होगा इन मोल्स पर लीटर में, इन बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनआयोनाइज्ड बेस। हमारा बेस तो यही है ना, ये तो वाटर है, ये बेस थोड़ी ना है, तो हम बाय द इसको हम डिवाइडेड बाय RNH2 कॉन्सेंट्रेशन में। तो ये इसका फॉर्मूला है बेसिसिटी कांस्टेंट निकालने का। द बेसिसिटी कांस्टेंट डिस्क्राइब द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ वीक बेस। जो बेसिसिटी कांस्टेंट होता है, ये अगर हम 4 वीक बेस ले लें और उनमें से हमें उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालनी हो कि कौन सबसे ज़्यादा है, किसकी सबसे ज़्यादा बेसिसिटी कांस्टेंट है, किसकी कम है, तो ये मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालने में हमारे काम आता है। स्ट्रॉन्गर बेसिस विल हैव हायर न्यूमेरिकल वैल्यू, जो उन चारों में से जिसकी सबसे ज़्यादा बेसिसिटी कांस्टेंट होगी उसकी ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू भी आएगी। मतलब जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा उसकी ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू होगी Kb की या बेसिसिटी कांस्टेंट की। रिलेटिव बेसिसिटी, एलिफेटिक अमीन्स स्ट्रॉन्गर देन अमोनिया। एलिफेटिक अमीन्स, ये हमारा एलिफेटिक अमीन है, ये अमोनिया से स्ट्रॉन्गर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अल्काइल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ये जो अल्काइल ग्रुप अमीन पे लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, ये नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता रहता है, जिस कारण से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं और लोन पेयर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अवेलेबल है तो लोन पेयर भी यहाँ पे मिलता है ज़्यादा। अब आप अमोनिया को देखें तो अमोनिया पर यहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कोई नहीं है, जिस कारण से एज कंपेयर टू अमीन लेस नंबर ऑफ लोन पेयर आर अवेलेबल ऑन द अमोनिया। इस पूरे पैराग्राफ का ये मतलब है। इसलिए ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अल्काइल ग्रुप, जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे अमीन्स पर उतनी ज़्यादा नाइट्रोजन पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी और उतना ही स्ट्रॉन्गर बेस होगा। ये इस लाइन का मतलब है। ये हमने यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके बताया है, समझने में आसानी होगी। ये हमारा अमोनिया है जिसकी Kb की वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻⁻5। ये हमारा मिथाइलमीन है, इसकी Kb वैल्यू है 37 इंटू 10⁻⁻5। डाईमिथाइलमीन 54 इंटू 10⁻⁻5। ट्राईमिथाइलमीन 6.7 इंटू 10⁻⁻5। अभी हमने पढ़ा रिलेटिव बेसिसिटी में कि जितनी ज़्यादा अल्काइल ग्रुप उतनी ज़्यादा बेसिसिटी कांस्टेंट की वैल्यू और उतना ही स्ट्रॉन्गर बेस। तो यहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है तो वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻⁻5। यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप है तो वैल्यू है 37 इंटू 10⁻⁻5। यहाँ पर 2 हैं तो 54 इंटू 10⁻⁻5। लेकिन ट्राईमिथाइलमीन के केस में सिचुएशन बदल जाती है और यहाँ पर जो वैल्यू है वो घट जाती है बढ़ने की बजाय। अगर यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था कि 3 अल्काइल ग्रुप होंगे तो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी रिलेटिव बेसिसिटी, लेकिन यहाँ घट रही है। क्यों घट रही है वो बताते हैं अभी। नेक्स्ट पॉइंट में ये कहता है कि डाईमिथाइलमीन एक स्ट्रॉन्गर बेस है मिथाइलमीन से, ये देखो क्योंकि इसी Kb की वैल्यू ज़्यादा है,
और ट्राईमिथाइलअमीन एक वीक बेस है, डाईमिथाइलअमीन से भी और मिथाइलअमीन से भी। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा है इस पर। ये देखो, ये स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा है इसके पास, और स्टेरिक क्राउडिंग होने के कारण यहाँ पर ये जो हमारा बेस है ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता, प्रोटॉन के साथ बॉन्ड ही नहीं बना पाता, जबकि बॉन्ड बनाना चाहिए था लेकिन बॉन्ड नहीं बन रहा क्योंकि पाथ ही ब्लॉक्ड है। अगर रास्ता ही ब्लॉक कर दोगे तो कोई कैसे आप तक पहुँचेगा? तो यही बात है, क्योंकि ये प्रोटॉन के साथ बॉन्ड नहीं बना पा रहा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, रास्ता ब्लॉक हो गया जिस कारण से, तो ये इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो घट गई है, रिलेटिव वेलोसिटी घट गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव केमिकल टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। इसमें कह रहा है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे टेस्ट के थ्रू, उनके नाम बताओ और कैसे होता है वो भी हमें बताना है। तो यहाँ पर हम 2 केमिकल टेस्ट करते हैं डिफरेंशिएट करने में कि कौन सा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी अल्कोहल है। एक होता है ल्यूकास टेस्ट और दूसरा होता है डाइक्रोमेट टेस्ट। पहले ल्यूकास टेस्ट पे बात करते हैं। ल्यूकास टेस्ट में क्या होता है कि अल्कोहल को ट्रीट कराया जाता है HCl सॉल्यूशन में और जिंक क्लोराइड के सॉल्यूशन में। HCl और जिंक क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट, जिस कारण से नाम पड़ा है ल्यूकास टेस्ट, टू फॉर्म एल्काइल हैलाइड। और फिर क्या होता है कि रिएक्शन होने के बाद हमें मिलता है एल्काइल हैलाइड। जिंक क्लोराइड सर्व एज अ कैटलिस्ट। इस रिएक्शन में जो जिंक क्लोराइड है वो सर्व करता है एज अ कैटलिस्ट, इसका सिर्फ कैटलिस्ट रोल है और कुछ नहीं है इसमें। रिएक्शन देखते हैं। ये हमारा अल्कोहल था, हमने इसको HCl के साथ रिएक्ट कराया, तो इसने क्या करा कि Cl R के साथ अटैच हो गया और ये जो OH था ये H के साथ अटैच हो गया, H2O बाहर आ गया और RCl एल्काइल हैलाइड हमें मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट, द 3 टाइप ऑफ अल्कोहल अंडरगो दिस रिएक्शन एट डिफरेंट रेट्स। जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल हैं ये तीनों अलग अलग रेट से इस रिएक्शन को फुलफिल करेंगे, इस रिएक्शन को शो करेंगे। टर्शियरी अल्कोहल रिएक्ट करेगा ल्यूकास रिएजेंट के साथ बहुत जल्दी, रिएक्शन बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, और सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट करेगा समवट लेटर, जबकि जो प्राइमरी अल्कोहल है वो रिएक्ट करेगा ल्यूकास रिएजेंट के साथ बहुत स्लोली। अब इस टेस्ट का प्रोसीजर देखते हैं। अल्कोहल को मिक्स किया जाएगा रूम टेम्परेचर पर कॉन्सेंट्रेटेड HCl और ZnCl2 के साथ। जो अल्काइल क्लोराइड है ये फॉर्म हो जाएगा रिएक्शन होने के बाद, और इनसोल्यूबल, और जो ये अल्काइल हैलाइड फॉर्म होगा ना ये मीडियम में इनसोल्यूबल होगा और ये सॉल्यूशन को बना देगा क्लाउडी सा कुछ अपीयरेंस देगा सॉल्यूशन की है अपना, मतलब लेयर्स में सेपरेट होने से पहले क्लाउडी अपीयरेंस आएगी और फिर थोड़ी देर बाद ये लेयर बाय लेयर मतलब ये अलग अलग हो जाएगा, सॉल्यूशन अलग और हमारा अल्काइल हैलाइड अलग हो जाएगा। अब देखिए कि टर्शियरी अल्कोहल कैसे पहचानेंगे। रिएक्शन पूरी होने के बाद टर्शियरी अल्कोहल क्लाउडीनेस अपीयरेंस देगा इमीडिएटली, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल क्लाउडीनेस अपीयरेंस देगा 5 मिनट में, और जो प्राइमरी अल्कोहल है वो कुछ अपीयरेंस ही नहीं देगा, क्योंकि ये जो प्राइमरी अल्कोहल है ये ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता रूम टेम्परेचर पर, क्योंकि इसको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है इसलिए। अब दूसरा टेस्ट, डाइक्रोमेट टेस्ट। डाइक्रोमेट टेस्ट में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल गिव डिफरेंट रिजल्ट ऑन ऑक्सीडेशन। द अल्कोहल इज ट्रीटेड एट रूम टेम्परेचर। अल्कोहल रूम टेम्परेचर पर ट्रीट करा जाएगा सोडियम डाइक्रोमेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में, और ये सॉल्यूशन हो जाएगा फिर ऑरेंज सॉल्यूशन, ये इसका जो रंग होगा वो होगा ऑरेंज होगा। अब देखिए प्राइमरी अल्कोहल अगर हमें डिटेक्ट होता है तो प्राइमरी अल्कोहल रिएक्शन के बाद हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, ये एक मेन बात है। कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिलेगा जो सेम नंबर ऑफ कार्बन का होगा जितने नंबर ऑफ कार्बन का हमने अपना अल्कोहल लिया था, उसी सेम नंबर ऑफ कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिलेगा, लेकिन कलर चेंज हो जाएगा ऑरेंज टू ग्रीन और हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसकी रिएक्शन है। इथेनॉल को जब हम सोडियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द सोल्यूशन ऑफ H2SO4,
तो ऑक्सीडेशन होगी, हमें पहले मिलेगा एल्डिहाइड, फिर दोबारा रिएक्ट कराने पर हमें मिलेगा इथेनॉइक एसिड, और ऑरेंज सोल्यूशन जो होगा वो हो जाएगा ग्रीन सोल्यूशन में कन्वर्ट। अब सेकेंडरी अल्कोहल ऑन रिएक्शन हमें देगा कीटोन। यहाँ पर मिला था कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ मिल रहा है कीटोन, जो सेम नंबर ऑफ कार्बन कंटेन करेगा जितने नंबर ऑफ कार्बन का हमने अल्कोहल लिया था, लेकिन यहाँ पर कलर ऑफ चेंज जो होगा वो भी ऑरेंज टू ग्रीन ही होगा, लेकिन मिलेगा हमें कीटोन। ये उसकी रिएक्शन है सेकेंडरी अल्कोहल की। ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल को जब हम रिएक्ट कराएंगे सोडियम डाइक्रोमेट के साथ H2SO4 की सॉल्यूशन में, तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन के बाद हमें कीटोन मिल जाएगा। ये जो H है ये हट जाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब ही है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो इस तरीके से तो ऑरेंज सॉल्यूशन बिकम्स ग्रीन, लेकिन हमें मिला कीटोन। टर्शरी अल्कोहल नॉर्मल कंडीशन में इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा और कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। तो ये रिएक्शन है, ये टर्शरी अल्कोहल है हमारा। ऑक्सीडेशन कराएंगे अगर हम सोडियम डाइक्रोमेट के साथ H2SO4 की प्रेजेंट सॉल्यूशन में, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी और सॉल्यूशन भी रिमेन्स ऑरेंज, कोई कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि जब रिएक्शन ही नहीं हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। किन किन मेथड से हम एल्कीन प्रिपेयर कर सकते हैं, उन पे एक नोट लिखना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं एल्कीन को बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। कैसे होगा वो, जब हम अल्कोहल को H2SO4 की प्रेजेंस में हीट कराएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल अल्कोहल से एलिमिनेट हो जाएगा। ये हमारा एक अल्कोहल है 1-प्रोपेनॉल। इससे क्या होगा, ये OH, अल्कोहल वाला OH और ये H, ये एलिमिनेट हो जाएगा, जिस कारण से ये और इस कार्बन की और इस कार्बन की जो वैलेंसी है वो मतलब वैलेंसी 1-1 वैलेंसी वैकेंट हो जाएगी, और यहाँ पर फिर ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना के अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर लेंगे और हमें मिलेगा प्रोपीन और वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट पॉइंट, द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज, मतलब टर्शरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल। इसका मतलब ये है कि टर्शरी अल्कोहल इजीली डिहाइड्रेट हो गए, मतलब हमारे को प्रोपीन दे देगा बना के, एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। तो सबसे पहले टर्शरी अल्कोहल हमें एल्कीन बना के देगा, फिर उससे कम फिर सेकेंडरी अल्कोहल, फिर उससे कम प्राइमरी अल्कोहल। नेक्स्ट पॉइंट, विद अनसिमेट्रिकल सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल एलिमिनेशन कैन प्रोसीड इन 2 वेज। अनसिमेट्रिकल सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में जो एलिमिनेशन होता है H2O का, वो 2 तरीके से होता है, एंड अ मिक्सचर ऑफ एल्कीन इज फॉर्म, और एल्कीन्स का मिक्सचर फॉर्म हो जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। डिहाइड्रेशन ऑफ 2-ब्यूटेनॉल, ये देखो 1-2, यहाँ पर OH है तो 2, और ये 1-2-3-4 ब्यूटेन, तो 2-ब्यूटेनॉल गिव्स 2-ब्यूटीन, ये 2-ब्यूटीन देगा एज अ मेजर प्रोडक्ट एंड 1-ब्यूटीन एज अ माइनर प्रोडक्ट। ऐसा क्यों हो रहा है ये हम देखते हैं, क्योंकि सेटजेव रूल के अकॉर्डिंग ऐसा सब कुछ चलता है। सेटजेव रूल ये कहता है कि जब इस तरीके की सिचुएशन जब आ जाए तो हाइड्रोजन प्रेफरेंशियली उस कार्बन से एलिमिनेट होगा जहां पर कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इस केस में इसके पास है सबसे कम हाइड्रोजन, एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो लेस हाइड्रोजन इसके पास है। यहाँ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ 3 है, तो इसके पास कम हाइड्रोजन है, तो यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा और H2 अलग हो जाएगा यहाँ से, और यही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड हमारा मेथड है बाय डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। इससे हम एल्कीन कैसे फॉर्म करेंगे। व्हेन एन एल्काइल हैलाइड इज हीटेड विद एन अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब एक एल्काइल हैलाइड को हीट किया जाएगा अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड का मॉलिक्यूल, ये हमारा हाइड्रोजन हैलाइड हो गया, ये एलिमिनेट हो जाएगा
एल्केन से और एल्केन हमें एल्कीन मिल जाएगा। वेयर सेटजेफ रूल इज फॉलो, जहाँ पर सेटजेफ रूल भी फॉलो होगा। मतलब सेटजेफ रूल का मतलब ये कि हाइड्रोजन उस कार्बन से हटेगा जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। एग्जाम्पल समझते हैं एक, ये हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है जिसको हम KOH के साथ रिएक्ट करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो हमें प्रोपीन मिलता है और KBr हमें मिलता है, पोटेशियम ब्रोमाइड और वाटर मॉलिक्यूल हमें मिलता है रिएक्शन के बाद एज अ प्रोडक्ट। तो ये कैसे हो रहा है ये देखते हैं। जब ये जो KOH है, KOH का K मतलब पोटेशियम Br के साथ बॉन्ड बनाकर KBr की फॉर्म में रिएक्शन से एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब हमारे कंपाउंड से एलिमिनेट हो जाएगा। और ये जो OH है ये हमारे H के साथ बॉन्ड बना के H2O की फॉर्म में बाहर हो जाएगा हमारे कंपाउंड से। उस केस में फिर इस कार्बन का और इस कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा जो ये कोवलेंट बॉन्डिंग कर अपनी वैलेंसी को फुलफिल करेंगे। तो हमारे को डबल बॉन्ड बन गया, तो हमारा प्रोपीन हमें मिला जो हमें डिज़ायर्ड चाहिए था। और इस केस में भी जो ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा एल्काइल हैलाइड का वो होगा टर्शियरी एल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, फिर उससे कम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट जो मेथड है वो है डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड का डीहैलोजिनेशन, इसमें क्या होता है, अ कंपाउंड हैविंग 2 हैलोजन एटम्स ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम। इसमें क्या होता है कि एक कंपाउंड होता है जिसके 2 एडजेसेंट एटम पर दो हैलोजन एटम अटैच होते हैं, उसको और उस कंपाउंड को हम विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं, क्योंकि 2 एडजेसेंट कार्बन पर 2 हैलोजन एटम अटैच होते हैं, इसीलिए इनको विसिनल डाइहैलाइड कहा जाता है। एल्कीन आर फॉर्म्ड व्हेन विसिनल डाइहैलाइड आर हीटेड। एल्कीन फॉर्म होता है जब हम विसिनल डाइहैलाइड को इसको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट इन एथाइल अल्कोहल। इसकी प्रेजेंस में जब हम इनको हीट करेंगे तो हमें एल्कीन मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोपीन। और जो हमारा ये Br है, ये दोनों Br हैं, ये ZnBr2 की फॉर्म में हमारे कंपाउंड से अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट मेथड है हमारा बाय कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस। इसमें क्या होता है कि एल्काइन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलर्स कैटलिस्ट। एल्काइन हाइड्रोजन को ऐड करेगा रिएक्ट करके लिंडलर्स कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। और लिंडलर्स कैटलिस्ट जो होता है हमारा वो होता है कि PdCaCO3 प्लस क्विनोलिन, ये हमारा लिंडलर्स कैटलिस्ट होता है। इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी तो क्या होगा कि ये जो H2 है इसका एक H यहाँ और एक H यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अटैच होने से ये जो 3 बॉन्ड है, ये 3 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड रह जाएंगे और हमको हमारा एल्कीन इन द फॉर्म ऑफ प्रोपीन मिल जाएगा। नेक्स्ट इसका मेथड है बाय क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स। हम इस मेथड में क्या करते हैं, एल्केन को हीट करते हैं 500 से 800 डिग्री टेम्परेचर पर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एयर की एब्सेंस में हम उसको हीट करते हैं और फिर हमें क्या मिलता है, लोअर मोलिकुलर वेट एल्केन्स और हाइड्रोजन, ये हमें रिएक्शन के बाद मिलता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने इथेन लिया, इथेन को हमने 600 डिग्री पर हमने इसको हीट कराया इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो हमें उसने इथाइलिन बनाया और CH4 मिला हमें और H2 मिला एज अ प्रोडक्ट। अगर हम प्रोपेन लेते हैं उसको हम हीट कराते हैं और हमें प्रोपीन मिलेगा, फिर इथाइलिन मिलेगा और CH4 मिलेगा और H2 मिलेगा। दैट्स ऑल विथ टुडेज लेक्चर। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे, ये आपके सीनियर्स के पेपर में आए हुए हैं। ये एक रिक्वेस्ट है आपके साथ, पहले भी मैंने कर चुका हूँ कि आप एक कॉपी बना लें और उसमें ये मेंटेन करते जाएं ये नोट्स। आपको पेपर के टाइम पे आसानी होगी इम्पोर्टेंट पढ़ने पर, और पेपर में ये क्वेश्चन जैसे जैसे हम आगे की वीडियो डालते जाएंगे उनको भी आप ऐड करते जाना कॉपी में, जिससे आपके पास एक क्वेश्चन बैंक बन जाएगा और पेपर के टाइम पे आपको हेल्प होगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्टिंग्विश करने में। थैंक यू।